नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे थे। 2020 वाले मेंस में हमने साथ मिलकर मेहनत करी और मेहनत का कुछ रंग भी देखने को मिला, जहां हमने करीब 32 दिन की आंसर राइटिंग करी थी और करीब 7 या 8 क्वेश्चन डायरेक्टली यूपी पीसीएस के मेंस में हमको देखने को मिले हैं। जैसे एक WHO वाला क्वेश्चन था, नीति आयोग का क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं और भी सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताता चलूँगा जो जो मैंने कराए हैं और जो मेंस में अपीयर हुए हैं सवाल। कुल मिला के कहना ये है कि मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि एज इट इज़ क्वेश्चंस आपके वहाँ पर फंस जाएंगे, लेकिन हम इतनी सारी डायमेंशंस को पढ़ लेते हैं, हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उस पर करीब हर एक क्वेश्चन पे हम 20 मिनट का समय यहाँ पर देते हैं। तो बहुत चांसेस ये हैं कि अगर आपने इन आंसर्स को अच्छे से सुन रखा है, इनके अगर एक नोट्स बना रखी है, तो आपके पास एक ठीक ठाक फैक्ट की नोट्स होगी। आपको हर एक करंट अफेयर के टॉपिक पे ये पता होगा कि किस तरीके का सवाल आ सकता है। और अगर इतने सारे आपके पास हथियार हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मेंस उन बच्चों से तो अच्छा कर सकते हैं जो इन चीज़ों के साथ नहीं आए हैं। इसीलिए हम 2021 के मेंस के लिए भी इस सीरीज़ को लेकर के आ रहे हैं। 2021 के लिए अब हम इसको लेके आएंगे। 2021 का मेंस तो अक्टूबर में है, तो फिर हम अभी से क्यों कर रहे हैं? कई लोग के मन में ये सवाल होगा। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में डिफरेंस जो है वो 3 महीने का है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप नए हैं अभी इस तैयारी में और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग मैच्योर हैं, जो प्री मेंस के साइकिल में हैं अभी, उनको ये पूरा पता है कि प्री और मेंस के बीच में जो डिफरेंस है, जो समय सीमा है, वो बहुत ही कम है। आपके जो आज का सिलेबस है, मतलब 4 जीएस के पेपर, 2 आपका ऑप्शनल, पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद हिंदी और एसए, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपका जो 3 महीने का समय है ये पर्याप्त नहीं। इसलिए एक प्लानिंग के तहत आपको चलना है, और जिनको सक्सेसफुल होना है, जिनको सिर्फ प्री निकालना है, जिनको सिर्फ मेंस निकाल करके इंटरव्यू में फंसना है, क्योंकि इंटरव्यू में कम नंबर अगर आपके मेंस में हैं तो आप जाहिर सी बात है इंटरव्यू के बल पे अच्छी पोस्ट तो नहीं ले सकते। तो जो सिर्फ प्री के लिए आ रहे हैं या जो सिर्फ मेंस के लिए आ रहे हैं, उनको शायद इस इनिशिएटिव का फ़ायदा ना मिले। लेकिन अगर आप पूरे अटेम्प्ट को लेकर के सीरियस हैं तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रीलिम्स तक, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, प्रीलिम्स तक आपका मेंस का सिलेबस लगभग एक बार हो जाना चाहिए। आइडियल तो ये है कि 2 बार आप कर लो, लेकिन अगर एक बार भी हो जाता है तो आप उन 3 महीनों में, प्री और मेंस के बीच के 3 महीनों में परेशान नहीं रहोगे। आप चाहो तो जीएस के 3 पेपर, 4 में से कोई 3 कर लो प्रीलिम्स से पहले, ताकि आपका प्रीलिम्स के बाद वाले टाइम पे एक ऑप्शनल और एक कोई जीएस का पेपर बचाओ। ये आप कर सकते हो, मैक्सिमम इतना आप अपने आप को छूट दे सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहो कि आप चारों जीएस के पेपर प्रीलिम्स के बाद पढ़ोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो फिर करना क्या है? देखिए, अभी बहुत टाइम है प्रीलिम्स को लेकर के, यहाँ पर हमारे चैनल पे बहुत तेज़ी से, मतलब मैं तो देख रहा हूँ लगातार इनिशिएटिव्स आ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। तो दिन का कुछ हिस्सा प्रीलिम्स के लिए निकालिए, कुछ हिस्सा मेंस के लिए निकालिए। मेंस में देखिए, आपके पास अपने सोर्सेज होंगे, अलग अलग कोचिंग के नोट्स होंगे, जो भी फॉलो करते हैं आप वो करिए। यहाँ पर जो मेरा इनिशिएटिव होने वाला है वह क्या है कि देखिए, जो करंट अफेयर में क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिनका मेंस में आने की संभावनाएं हैं, जिनसे मेंस के सवाल बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करवाता हूँ। इसका उद्देश्य 2 है। पहला तो यही है कि उस तरीके के लगभग क्वेश्चन आपसे वही पूछ लिए जाएँ। जैसे कोई अगर प्रेशर ग्रुप न्यूज़ में चल रहा है तो प्रेशर ग्रुप के बारे में आपसे सवाल कर लूँ। अभी नन ऑफ द अबव, नोटा पर बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला गया है, तो इसके ऊपर मैं एक सवाल कर दूं, हो सकता है एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए। दूसरा उद्देश्य ये है कि जाहिर सी बात है कि चांस ये है कि क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन अगर आपने नोटा के बारे में पढ़ लिया है, ये मेरा वीडियो देख लिया है, तो एक चांस है कि अगर इलेक्शन कमीशन पे एक सवाल आता है, इलेक्शन में सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स का सवाल आता है, तो आप ये पॉइंट यहाँ पे यूज़ करोगे। मतलब ये है कि यूपी पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में एक ब्लेड थियरी चलती है, एक तलवार की एक थियरी है, समझ लीजिए कि आपके पास भी तलवार है, मेरे पास भी है। तो धार जो है ना,
वो किसकी तेज़ होगी, और उसी तलवार को, एक ही समान धार वाली तलवार को भी एक आदमी दूसरे तरीके से यूज़ करेगा, दूसरा दूसरे तरीके से यूज़ करेगा। तो भले ही आप सेम तरीके की तलवार लेकर के गए, लेकिन आपको यूज़ करने आना चाहिए। ये नोटा वाला क्वेश्चन कहाँ कहाँ यूज़ होगा ये आपको सीखना है कि एक पॉइंट में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। अगर WHO पे क्वेश्चन आ रहा है, कोई इंटरनेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई 3 वीडियोज़ में हमने जो ज्ञान अर्जित किया है धीमे धीमे, वो तीनों को आप वहाँ पे एक क्वेश्चन में अप्लाई कर ले जाएं। इस तरीके से होती है मेंस की तैयारी। तो मेंस को लेकर के अगर आप सीरियस हैं तो इस तरीके की जो मैं हर रोज़ वीडियोज़ लेके आऊँगा, आप वीडियोज़ आप सिर्फ देखो। पहला काम है वीडियो देखना है। दूसरा काम है आपको अपना GS का सिलेबस खोलना है मेंस का। मेंस के सिलेबस से ज़रा मिला के देखो। देखिए, मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं क्वेश्चन लिखूँ, उसके सामने ये भी लिख दूँ कि वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करता हूँ ताकि आप बार बार अपना सिलेबस देखो। मेरी बात ये मानिए, आप जब जैसे तैयारी में मैच्योर होंगे आपको समझ में आएगा कि अगर आपका सिलेबस तैयार है, सिलेबस तैयार का मतलब अगर आपको ये भी याद है कि आपके सिलेबस में किस पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, तो ही आप मेंस के ऊपर पूरा कमांड कर सकते हैं। अभी यूपी पीछे जिस स्तर पे है, अभी शुरुआती स्तर पे है, अभी सिर्फ सिलेबस से चिपक के लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर सिलेबस में लिखा हुआ है हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका सीधा सवाल ये भी आपको 2020 के मेंस में देखने को मिला है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। तो कितना इंपॉर्टेंट सिलेबस हो जाता है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी वीडियोज़ आएँ, तो अगर आप एकदम शुरुआती स्तर पर अपनी तैयारी के, तो आप मेरा वीडियो देखिए, अपना सिलेबस खोलिए, सिलेबस से मेल कराइए कि किस टॉपिक से मैंने ये सवाल बनाया है। थर्ड, आप उस टॉपिक वाइज अपनी नोट्स बनाइए, GS1, GS2, GS3, GS4 टाइप अपनी नोट्स बनाइए और उसमें ये क्वेश्चंस लिखते जाइए। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया इलेक्शन से बारे में, अगर मैंने करा दिया इलेक्शन के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में कोई क्वेश्चन करा दिया है, तो आपको उस चीज़ को ज्योग्राफी वाली नोट्स में, GS1 की ज्योग्राफी वाले सेक्शन में उस चीज़ को नोट करना है। ठीक है, ये शुरुआती लोगों के लिए है जिनकी तैयारी अभी शुरुआती एलिमेंट्री है। जो प्रो लोग हैं, जो मीन्स दे चुके हैं कई बार, जिनके अच्छा खासा नॉलेज है, उनको हो सकता है कि यहाँ पर कुछ तो फैक्ट्स वगैरह मिलेंगे, इफेक्ट मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि क्या करंट अफेयर्स में चल रहा है या उससे रिलेटेड मीन्स का क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में तो है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के बारे में मीन्स में क्या सवाल बनेगा, क्या उसकी पावर्स के बारे में सवाल बनेंगे, उसकी कमियों के बारे में सवाल बनेगा, उसमें क्या रिफॉर्म करना है ये सवाल बनेगा, या इलेक्शन कमीशन को जो बॉडी है उसके बारे में और किसी तरीके का सवाल बनेगा। तो इस तरीके की जो डायमेंशन होते हैं, ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं क्वेश्चन के, वो जो मैच्योर लोग हैं उनको ये मिल सकता है। आप मैच्योर लोग बस क्वेश्चन देख लीजिए और फिर उसका बाद अपना आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट देखता रहता हूँ, तो इस तरीके से हमारा आपका एक दूसरे का ज्ञान बढ़ेगा। तो ये हो गया, कुछ ओरिएंटेशन में देना चाह रहा था कि मैं किस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को लेकर चलना चाहता हूँ। बाकी देखिए, प्रीलिम्स का पूरा एफर्ट चल रहा है हमारे चैनल पे। टेलीग्राम पे आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पे सर पिक्स देते हैं जिससे आप रिवीजन कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीका आप फॉलो करते रहिए। बाकी मेंस के लिए भी प्लीज़ लगे रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकाल के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ 2 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पहले प्री के बाद, प्री में जैसे जितनी भी सीटें हैं उसके 18 गुना लोग मेंस में आ जाते थे। ठीक है, अभी इसको घटा के कितना कर दिया है, 13 गुना कर दिया है। मतलब प्री में जितनी भी सीट है उसके सिर्फ 13 गुना लोग को मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा, और सिर्फ 2 गुना सीट, सिर्फ 2 गुना, जैसे मान लीजिए 300 सीट है तो सिर्फ 600 लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले 2.5 गुना हुआ करता था, कभी कभी किसी किसी साल तो 3 गुना तक बुला दिया गया है। सिर्फ 2 गुना लोगों को। आपने ये देखा होगा कि 2019 का जो अभी इंटरव्यू संपन्न हुआ, फाइनल रिजल्ट आए हैं, तो सिर्फ 400 कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। सॉरी, 800 कुछ लोग को बुलाया गया था। तो आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ 800 लोग वो हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और उसमें से भी उन 50% को तो पता ही है, इसमें से 50% ऐसे होंगे जिनका कुछ नहीं होना है। उस एक रिजल्ट के बाद उनका सारा एफर्ट ज़ीरो और फिर से प्रीलिम्स में जाना है। तो कुल मिला के ये कि बहुत ही मेजर फैक्टर है आपका मेंस, और मेंस पे एकदम जान लगा दीजिए। प्री तो आपको देना ही है बहुत मन से, क्योंकि इस बार 7 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। यूपी पीसीएस के इतिहास में इतना ज़्यादा फॉर्म कभी नहीं भरा गया था। उसी तरीके से मेंस के लिए भी आपको लग जाना है आज ही से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे कोर्सेज की जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करिए। हमारा यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, ईपीएफओ का प्रोग्राम ये सारे चल रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए प्लीज़ इन नंबर्स पे कॉल करिए, और टेलीग्राम चैनल जो फ्री वाला है, जो मैंने अभी आपको बताया,
ये ज्वाइन कर लेंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। बहुत से ऐसे इनिशिएटिव जो कई कोचिंग वाले पैसा दे दे के आपको दे रहे हैं, वो यहाँ पर फ्री में आपको मिल रही होती हैं। वो फ्री में है, इसका कतई मतलब नहीं कि उसकी क्वालिटी ख़राब है। आप एक बार चैनल ज्वाइन करिए, आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो एज़ यूजुअल पहले की तरीके से पहले हम क्वेश्चन चारों पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इनके आंसर्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि सवाल और आंसर दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। ठीक है, तो इसमें मीडियम की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। कंटेंट मैं दोनों में डिस्कस करूंगा। अपनी सुविधा अनुसार आप नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन करिए, बार बार देखिए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इसेंस ऑफ प्रबुद्ध भारत अप्रोच फॉर नेशनल डेवलपमेंट एज प्रोपाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। कहता है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय विकास के प्रबुद्ध भारत दृष्टिकोण का सार क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या विभिन्न पहलें की हैं। आपको इनके बारे में लिखना है। देखिए, पर्यटन पे घुमा घुमा के क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 3 मेंस हुए हैं अभी तक, 2018, 19, 20। लगभग टूरिज्म पे सवाल देखिए 18 में भी था, 20 में भी आया है और 19 में भी आया। 19 में हेरिटेज आर्क के बारे में पूछा था आपसे। ठीक है, 2020 में क्या पूछा है, बुंदेलखंड के बारे में पूछा है, बुंदेलखंड में किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। और 2018 में मुझे याद है कि आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी जो है 2018 में ही आई थी, वो उस पॉलिसी के बारे में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा टूरिज्म पे कुछ फैक्ट अपने याद रखिए, पॉलिसी याद रखिए। आपको जब मेंस का आंसर लिखना होता है ना, तो कुछ आपके पास हथियार होने चाहिए। जैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है अगर, तो प्रस्तावना के लिए आपके पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, तो वो फैक्ट हमेशा आपको याद होने चाहिए। सिमिलरली आपको एक बॉडी तैयार होनी चाहिए, कंक्लूजन और कुछ फैक्ट्स तो हमेशा आप रखिए अपने साथ। ठीक है, पॉलिसी वगैरह क्या क्या इनिशिएटिव सरकार ले रही है, इस पर एकदम नज़र बनाए रखा करिए। उत्तर प्रदेश में जैसे प्रीलिम्स में सवाल रिपीट होते हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ मेंस में भी आपको एटलीस्ट आइडिया रिपीट होता हुआ दिख रहा है। टूरिज्म मैंने बताया कि 3 साल में डायरेक्टली दिख गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, हाउ टू मैनेज सच डिजास्टर्स, एक्सप्लेन इन कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट उत्तराखंड फ्लड। आपको पता होगा चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो अभी भयंकर त्रासदी हुई है, और जो आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बन रहा था अभी, वो बह गया इसमें। उसके अलावा कई लोगों ने अपनी जान खो दी इसके अंदर। ये बहुत ही दर्दनाक डिजास्टर था। इससे पहले एक और इस तरीके का डिजास्टर हो चुका है उत्तराखंड में। ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा और कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा मतलब भयावह था वो। तो ये आपसे यही पूछ रहा है कि ग्लेशियल झील का प्रकोप बाढ़ या ग्लेशियल झील की प्रकोप बाढ़, यही मुझको हिंदी मिली इसकी। तो ग्लेशियर लेक आउट बस्ट फ्लड क्या है, पहले आपको बताना है कि क्या है, कैसे होती है। और फिर ये पार्ट हो गया, पहला पार्ट जो सवाल का है वो ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी वाला सेक्शन है कि आपसे पूछ रहा है कि कैसे होती है, क्या होती है, बताओ। दूसरा क्वेश्चन है जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। दूसरा पूछता है कि आप ऐसे डिजास्टर्स, ऐसे आपदाएं जो हैं उनका प्रबंधन कैसे करेंगे हाल ही में उत्तराखंड बाढ़ के संदर्भ में, आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है जो एकदम सिलेबस में लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में स्मार्ट सिटी भी लिखा हुआ है, स्मार्ट विलेजेस भी लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन इन दोनों को जोड़ के बन सकता है। देखिए, अभी तक नहीं पूछा है स्मार्ट विलेजेस, और मुझे लग रहा है कि 2021 की मेंस में आपसे पक्का पूछेगा स्मार्ट विलेजेस के बारे में। जिस तरीके से सिलेबस से चिपक के चल रहा है यूपीपीसीएस, आप ये सवाल देख सकते हैं इस साल। ठीक है, तो सवाल क्या बन सकता है, सवाल यही बन सकता है कि स्मार्ट सिटीज़ जो हैं, हमारा एक प्रोग्राम है स्मार्ट सिटी मिशन, तो स्मार्ट सिटीज़ जो हैं ये दे कैन नॉट सक्सीड विदाउट स्मार्ट विलेजेस। डिस्कस, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के जो स्मार्ट शहर हैं वो बिना स्मार्ट विलेजेस के, स्मार्ट गांवों के सफल नहीं हो सकते? तो ऐसा क्या है उस स्मार्ट गांव में, ऐसी क्या ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिनका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि स्मार्ट सिटीज़ वाला प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल होगा। ऐसा कुछ आपको सोचना है कि स्मार्ट विलेजेस में ऐसी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्या होगा जो एक शहर को स्मार्ट बनाता है, उसी तरीके से क्या होगा जो एक गांव को स्मार्ट बनाएगा। आपको कुछ इस तरीके से बातें करनी है। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे आज के 4 क्वेश्चन। अब हम इन 4 क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इसेंस ऑफ प्रबुद्ध भारत अप्रोच ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एज प्रोपाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय विकास के प्रबुद्ध भारत दृष्टिकोण का सार क्या है? ठीक है, मैं ये सवाल क्यों पढ़ा रहा हूँ? देखिए, ये सवाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन ये सवाल के बहुत सारे यूजेस हैं, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि आपने अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ा है, 2020 वाले टाइम पे हमने पढ़ा था अमर्त्य सेन के बारे में, फिर से हम पढ़ेंगे अमर्त्य सेन के बारे में डिटेल में। वो कहते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच, सामर्थ्य को बढ़ाने की ज़रूरत है। सामर्थ्य या चॉइसेस, मतलब आपके जो ऑप्शंस हैं, आपकी ऑप्शंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से समझिए। अगर आपको किसी को एम्पावर करना है, किसी का सशक्तिकरण करना है, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो ये है जो सरकारें करती हैं कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत खूब पैसा वैसा दे दिया, मनरेगा के तहत गड्ढा खुदवा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये कुछ तरीके होते हैं। कुछ ये होते हैं कि आपका रियल में सशक्तिकरण करूं, और वो सशक्तिकरण कैसे होता है? आपका मानव विकास, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट अगर मैं करता हूँ, मानव विकास करता हूँ, तो ये है अमर्त्य सेन वाला रास्ता। अमर्त्य सेन कहते हैं कि रियल एम्पावरमेंट, रियल जो आपका सशक्तिकरण होता है, वह तब होगा जब किसी इंसान की जो चॉइसेस हैं, जो उसके पास ऑप्शंस है, उसमें वृद्धि हो। वह इंसान किसी चीज़ से बाधित ना हो। बाधित का मतलब, थोड़ा ब्रॉड में दिमाग खोल के इसको समझिएगा, चॉइसेस के बढ़ना मतलब क्या होता है? 2 लोग का एग्जांपल ले लीजिए, राम श्याम का ले लीजिए। RS, राम कम पढ़ा लिखा है, श्याम ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इन्होंने बीटेक कर लिया, इन्होंने क्या किया, 12th पास हो गए। तो इसमें से लाइफ के लिए, आगे वाली लाइफ के लिए किसके पास ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं, चॉइसेस किसके पास ज़्यादा हैं? ऑफ कोर्स बीटेक किए हुए लड़के के पास, श्याम के पास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका सशक्तिकरण का अप्रोच ये होना चाहिए कि आपका उद्देश्य, आप क्या चीज़ मन में लेके चलोगे। आपके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इस तरीके का सशक्तिकरण करना है इनका, कि जब ये इस पूरे प्रोसेस के थ्रू निकले तो इनके पास यह सामर्थ्य हो, यह कैपेबिलिटी हो, कैपेबिलिटी अप्रोच, यह सामर्थ्य हो, उनके सामर्थ्य में वृद्धि हो, जिससे कि उनके चॉइसेस बढ़ जाएं। उनके पास लाइफ में हर जगह चॉइसेस हो, वो कहीं कंपल्शन के तहत ना जिए। समझ रहे हैं आप? तो ये होती है चॉइसेस अप्रोच या कैपेबिलिटी अप्रोच। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका यूज कहाँ है? क्वेश्चन आ गया 2020 के मेंस में आया था कि पावर्टी लाइन क्या होती है। वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ आने वाले वीडियोस में, कि पावर्टी लाइन क्या होती है, गरीबी रेखा क्या होती है। यह क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जो गरीबी को हटाने की जो स्ट्रेटजी है, हमारे जो तरीके हैं, उस पर आपको एक व्याख्या करनी थी। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि हमारे जो गरीबी को हटाने की तरीके हैं वो क्या हैं, कि हम गड्ढा खुदवा रहे हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मतलब उसको वेजेस दे रहे हैं, पगार दे करके, और उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे करके हम गरीबी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप कंक्लूजन में लिखो या मेन बॉडी में लिखो कि नहीं, हमको क्या अपनाना चाहिए, अमर्त्य सेन वाली अप्रोच अपनानी चाहिए, जहां हमको ह्यूमन के रिसोर्सेज को बढ़ाना है, जिससे कि उसकी चॉइसेस बढ़े। तो ये आंसर जो होगा, ये आपके आंसर को औरों से अलग कर देगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके अमर्त्य सेन के बारे में पता है, विवेकानंद के बारे में पता है, गांधी जी के बारे में पता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि इनके बारे में जब पूछा जाए आप तभी लिखो। कोई पावर्टी पे क्वेश्चन आ गया, कोई अंत्योदय पे सवाल आ गया, कोई विमेन पे सवाल आ गया, कोई भी वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल मतलब जो ऐसे लोग जो समाज में हाशिए पर हैं, ठीक है, तो उनके बारे में जब भी सवाल आएगा तो आप इन लोगों का नाम लिखो, इन लोगों के आइडियाज़ को लिखो। उन्हीं सीरीज में हम एक सवाल आज कर रहे हैं, किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो ध्यान रखिए कि डायरेक्ट सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन विवेकानंद का ये जो नॉलेज है और ये किस तरीके से सशक्तिकरण करना चाहते थे, इनके सशक्तिकरण का क्या आइडिया, जैसे अमर्त्य सेन का हमने पढ़ लिया, कैपेबिलिटी अप्रोच, सामर्थ्य बढ़ाना है, उसी तरीके से विवेकानंद का भी कुछ तरीका होगा। तो जब आपको आज के बाद ये पता चल जाएगा तो आप इसको डिफरेंट आंसर्स में यूज करना सीख जाओगे, और ये आपके आंसर की क्वालिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो प्रबुद्ध भारत था क्या? बेसिकली प्रबुद्ध भारत एक जर्नल था, ठीक है, एक पत्रिका थी, जो स्वामी विवेकानंद ने कब शुरू की थी? 1896 में। प्रबुद्ध भारत क्या था? 1896 में उनके द्वारा शुरू की गई एक पत्रिका थी। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, प्रबुद्ध भारत किससे रिलेटेड थी? तो स्वामी विवेकानंद से। ठीक है,
अब यहीं से उनके आइडियाज़ को हमको मिलते हैं और उसी आइडियाज़ को हम यूज़ करेंगे। तो देयर वॉज अ पॉपुलर थॉट बिहाइंड इट। इस प्रबुद्ध भारत अप्रोच के पीछे एक बहुत ही पॉपुलर थॉट थी, इसके पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था। उस विचार को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या था वह विचार? अवेकेंड इंडिया का, एक जागृत भारत की परिकल्पना। अब ये जागृत भारत क्या होता है? दिमाग खोल के सुनिएगा इस चीज़ को, अपने चारों तरफ दिमाग दौड़ाइए, समझ में आएगा कि जागृत किस सेंस में। आपको आपकी अगल बगल होने वाली घटनाओं को लेकर के अवेयर होना है। आपको एक तरीके का पैसिव ह्यूमन नहीं बनना है, आपको एक एक्टिव ह्यूमन बनना है। ठीक है? जब आप एक्टिव ह्यूमन बनेंगे तो आप सोसाइटी की तरफ कुछ करना चाहेंगे। आप सोसाइटी से सिर्फ रिसीव नहीं करेंगे, सिर्फ समाज से लेंगे नहीं, समाज को देना भी चाहेंगे। जब समाज के प्रति अपनी आप जिम्मेदारी समझेंगे, तो इस तरीके की जो भारत है, इस तरीके का जो मानव, उसको उन्होंने क्या कहा है? जागृत मानव। ठीक है? पूरी बात अब समझते हैं। भारत इज बियॉन्ड पॉलिटिकल लिमिट्स। भारत जो है वह सदियों से अपनी सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखने में सफल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार भारत का अस्तित्व राजनीतिक सीमा से परे है। भारत जो है वह क्या एक सिर्फ एक राजनीतिक सीमा है? नहीं है। भारत एक आइडिया है। भारत यहाँ के लोगों को, रहने वाले जो लोग हैं, इनकी कल्चर को जोड़ करके बनी हुई एक आइडेंटिटी है। तो ये कहते हैं कि इस तरीके से एक तरीके का जागृत भारत है। तो प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का एग्जैक्ट मतलब क्या है? जागृत। तो प्रबुद्ध या जागृत भारत का क्या मतलब होगा? और यहीं से अब हमारा ये पॉइंट जो है ये अब यूजफुल हो जाएगा कई सारे क्वेश्चंस के लिए, कि वह क्या बात कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद, आप किसी भी आंसर में लिखना कि स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत के तहत भारत को प्रबुद्ध होने की बात कही है, यानी कि जागृत या अवेकेंड भारत की बात की है। और ये जो अवेकेंड भारत है, इसके कई सारे आयाम हैं और उन आयामों को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? दिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यह जो जागृत या चेतना की जो स्थिति है, जो अवस्था है, इसका मैनिफेस्टेशन या यह विविध रूपों में प्रकट होती है। अगर आप जागृत हो जाएंगे तो इसका जो मैनिफेस्टेशन है, इस जागृति का, इस चेतना का जो प्रकटीकरण है वो कई रूपों में होगा। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उस जागृत अवस्था के तरफ के यूज के थ्रू डिफरेंट तरीके की सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है? So it must be based on increasing capabilities of destitute as well as nation as a whole. यह जो awakened या जागृत अवस्था है, इसमें आपको क्या करना है? आपको कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है। किसकी? जो सबसे गरीब है, डेस्टिट्यूट, और पूरे राष्ट्र की। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि आपको फोकस किस पे करना है? जो सबसे कमज़ोर है, अंत्योदय। राष्ट्र का तो करना ही करना है, लेकिन अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। आप ऊपर के लोगों का फ़ायदा और ऊपर के लोगों का नुकसान, इनके बारे में सिर्फ सोच करके आप राष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकते। राष्ट्र एक साथ चलता है। तो अब हमने बात कर ली भाई प्रबुद्ध भारत की। बात क्या है? प्रबुद्ध भारत एक तरीके की जागृत अवस्था की बात करता है कि हर एक मानव को जागृत होना है। जागृत होना है, क्यों जागृत होना है? ताकि उसकी इस चेतना का फल या उस चेतना के थ्रू वो अपने जीवन के विभिन्न आयामों में इस चेतना का प्रयोग कर सके। इस चेतना के थ्रू वह सबसे गरीब के प्रति भी काम करेगा और इस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएगा। अब इस तरीके से हम सोचते हैं, और ये जो चेतना है, जो अवेयरनेस है, ये आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने लिए, अदर्स के लिए, अपने नेशन के लिए, प्लस इंटरनेशनल, देश विदेश के लिए भी आप इस चेतना को यूज करोगे। आपको पूरी दुनिया अपना परिवार लगेगा। ठीक है? तो अब इसकी डायमेंशन हम देखते हैं कि समवन इन अमेरिका आस्क्ड हिम, व्हाई डोंट यू ड्रेस लाइक अ जेंटलमैन? ही रिप्लाइड, इन योर कल्चर इट इज अ टेलर हु मेक्स यू अ जेंटलमैन, बट इन अवर कल्चर इट इज द कैरेक्टर विच मेक्स अस जेंटलमैन। कहते हैं कि अमेरिका में एक बार उनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आप कोई ढंग का कपड़ा वपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं? आप जिस तरीके के कपड़े पहने हैं वो तो आपको जेंटलमैन नहीं लगते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि आपकी सभ्यता और हमारी सभ्यता में यही अंतर है कि आपके यहाँ एक जो टेलर है, जो कपड़ा बनाने वाला है, वह डिसाइड करता है कि कौन सभ्य है कौन असभ्य है, लेकिन हमारे यहाँ वो कैरेक्टर है। हमारे यहाँ सभ्यता जो है वो आपके संस्कृति, आपका जो कल्चर है,
आपने जिस तरीके के डिसिप्लिन होल्ड किए हैं वो डिसाइड करेगा कि आप जेंटलमैन हैं कि नहीं। तो ये उस प्रबुद्ध भारत की एक झलक दिखाते हैं कि एक अवेकेंड भारत किस तरीके का होगा, जो मटीरियलिज्म पे बेस्ड नहीं होगा, जिसके लिए भौतिकवाद मेन नहीं कर इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। उसके लिए आइडियाज़, उसके लिए इंडिविजुअल, उसके लिए ह्यूमैनिटी मैटर करती है, कल्चर मैटर करता है, उसकी संस्कृति मैटर करती है। तो ये एक आइडिया आपको लग गया कि आप किसी एस्से में भी इस पॉइंट को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ही अर्ज्ड इंडियंस टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट आवर कल्चर एंड इट्स रिचनेस। उन्होंने ये बोला कि इंडियंस जो हैं, भारतीय हैं, भारतीयों को अपने जो गौरवशाली संस्कृति रही है उस और जो समृद्ध पास्ट रहा है हमारा, उसको लेकर गौरवान्वित होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने क्या कहा, एक तरीके का कॉन्फिडेंस दिया। तो आज की डेट में हम जो वोकल फॉर लोकल वाला काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के अंदर वोकल फॉर लोकल करते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं इनको होता है कि एप्पल का ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उस आइडिया को यहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आपको अपने कल्चर के प्रति भी उतना ही रिस्पेक्ट शो करना है, तभी तो आप बढ़ोगे। तभी तो, अगर आपके अंदर कल्चर में कुछ कमियाँ हैं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। आपको वोकल फॉर लोकल होना है। ठीक है, आपको अपनी चीज़ों के बारे में बात करना है, उनके बारे में प्रचार करना है, उनके ऊपर गौरव करना है, तो आप आगे बढ़ोगे। जैसे वेस्ट को मैकडी के ऊपर गर्व है, उनको लगता है कि पूरी दुनिया में उनका मैकडी चल रहा है, तो आपको भी अपने टाटा पे गर्व होना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ की गाड़ियाँ खरीद ली, वहाँ की कंपनी खरीद ली, उस तरीके की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं वो कि किस तरीके से आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने कल्चर के प्रति। ये है प्रबुद्ध भारत। A vacant India must be responsible towards humanity as a whole, but prioritizing its own vulnerable sections. मैंने बोला कि प्रबुद्धता यही है कि आप हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक, सब चीज़ के प्रति अपने आप को जिम्मेदार समझोगे। जिम्मेदार का ये मतलब ये है कि आप उनके प्रति कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो ये कहते हैं कि जो आपको जागृत भारत के तहत आपको पूरी मानवता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, परंतु सबसे पहले आपको अपने कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि अपने यहाँ के जो सबसे गरीब हैं उनको तो सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है ना, इसलिए उनको मदद करिए। यहाँ पर उनकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक दो अप्रोच सामने आती है कि उन्होंने दो तरीके बताए कि किस तरीके से आपको किसी का सशक्तिकरण करना है। ये पॉइंट आप डायरेक्टली आंसर में यूज़ कर सकते हो। उन्होंने कहा कि एम्पावरमेंट मस्ट बी टेकन टू पुअर इफ़ पुअर कांट रीच द एम्पावरमेंट ईजिली। अगर गरीब सशक्तिकरण तक नहीं पहुंच सकता है आसानी से, गरीब बैंक तक नहीं पहुंच सकता है, तो सशक्तिकरण को गरीब तक जाना चाहिए, यानी कि उस बैंक को गरीब तक जाना चाहिए। जनधन योजना ने कुछ ऐसा ही किया। अगर गरीब आदमी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहा, हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं ले पा रहा है, यानी कि सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, तो हॉस्पिटल की सेवाओं को गरीब तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, ये आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से करंट अफेयर में आप जोड़ के इन चीज़ों को लिखोगे, ये बढ़ाएंगे आपके नंबर। ठीक है, तो मैंने बोला कि दो तरीके उन्होंने बताए एम्पावरमेंट के, उसमें से पहला तो यही हो गया। ठीक है, कि अगर सशक्तिकरण आप तक नहीं पहुंच पा रहा, आप सशक्तिकरण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सशक्तिकरण को आप तक पहुंचना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, पुअर मस्ट बी गिवन आइडियाज, देयर आईज आर टू बी ओपन्ड टू व्हाट इज गोइंग अराउंड देम, देन दे विल वर्क आउट देयर ओन सैल्वेशन। बहुत अच्छी लाइन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गरीबों को विचारों से परिचित करिए, आप परिचित कराइए, उनकी आंखें खोलिए और उनके आसपास क्या चल रहा है उनको उससे अवगत कराइए, और फिर उसके बाद वह अपना उद्धार स्वयं कर लेंगे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको स्पून फीडिंग नहीं करनी है, जो आज की डेट में मनरेगा करता है। मनरेगा क्या करता है कि भाई गड्ढा खोदो, पैसा मिल रहा है, कोई उसमें आपकी एक जनरेशन, एक परिवार का कोई एक जनरेशन, वो पूरे साल का कई साल उसमें काम करते करते थक जाएगा, उसको हर बार उसकी मेहनत का फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन इस रास्ते के थ्रू बहुत सारी चांसेस यही हैं कि उसका बेटा भी यही काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको इस तरीके का सशक्तिकरण नहीं दिया गया कि वह अपनी आने वाली पीढ़ी को सुधार सके। उस आदमी का भी गड्ढा खोदने से कोई वैल्यू एडिशन, कोई स्किल नहीं बढ़ी, कोई उसके अंदर जो आप कह सकते हो कि कौशल विकास नहीं हुआ। जब कौशल विकास नहीं हुआ तो आप ये कह सकते हो कि ऐसा सशक्तिकरण फ्लॉड है। ये क्या कह रहे हैं कि गरीबों को आइडियाज़ दो, गरीबों की आंखें खोलो। गरीब मतलब यहाँ पे हर वो मतलब कमज़ोर आदमी की बात हो रही है, विमेन अगर कमज़ोर है, विमेन की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है,
SC ST की बात हो रही है, जो भी अगर समाज में अगर कमज़ोर हैं तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी आप उनको विचारों से परिचित कराओ, उनको आइडियाज़ दो, उनको एम्पावर करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको अवगत कराओ, तो वह एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, उन्होंने खुद अपना रास्ता खोज लेना है, ठीक है। तो ये वो बता रहे हैं कि आपको लोगों को सिर्फ एक तरीके से आपकी बेनिफिट्स का एंटाइटलमेंट लेने के लिए नहीं मानना चाहिए, उनको एक एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक्टिव सिटीजन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये दो अप्रोचेज हैं एम्पावरमेंट की जो विवेकानंद जी ने बताई। तो उन्होंने कहा कि द रेमेडी ओवर वीकनेस इज नॉट ब्रूडिंग ओवर इट बट थिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, कि कमजोरी का उपाय उसके बारे में सोच के शोक करने में नहीं है, बल्कि उपाय के बारे में सोचने से मिलता है, ठीक है। तो ये आइडिया भी आप यूज़ कर सकते हो कि आज की डेट में जब दुनिया कोविड के से झेल रही थी, तो कोविड के बारे में परेशान होने से उस कमजोरी के ऊपर आप नहीं बढ़ सकते। सोल्यूशन इंडिया ने क्या ढूंढा, वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखी, उसने पूरी दुनिया भर में वैक्सीन बांटी। ये दिखा रहा प्रबुद्ध भारत है हमारा, ठीक है। जैसे कोविड-19 फोकस हमको करना है सोल्यूशन पे, PPE बनाना शुरू कर दिया हमने। जब कोविड-19 आया तो हमको पता चला कि भाई हमारे यहाँ PPE तो है ही नहीं, हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है हॉस्पिटल्स में, हमारे यहाँ सैनिटाइज़र की खपत ही नहीं है, क्योंकि सैनिटाइज़र लोग यूज़ नहीं करना चाहते हैं, गंदगी हमारे यहाँ बहुत फैली पड़ी है। तो इन चीज़ों को एक तरीके की प्रॉब्लम लिया गया और प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजा गया। फिर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश तो कई सारे राज्यों को फिर सैनिटाइज़र और PPE एक्सपोर्ट करता है, उत्तर प्रदेश आपका, ठीक है। तो ये होता है कि हम किस तरीके से सोल्यूशन ढूंढ करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज में अब ये इंडिया के हिसाब से आपको लिखना है कि प्रबुद्ध भारत किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, कैसे भारत की प्रबुद्धता आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको पूरा करने में मदद करेगी। तो हमने क्या कहा कि कोविड-19 के टाइम पे प्रबुद्ध भारत या अवेकेंड भारत, जो जागृत भारत है, उसने क्या किया, दुनिया भर की मदद करी। ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने मोदी जी को किससे कंपेयर किया, हनुमान से कंपेयर किया। तो मैं यहाँ पे मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से फॉरेन अफेयर्स में हमारी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी रही उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। ये कहीं झटके में आपने जो भी कई सारे कंट्रीज़ के साथ आपके जो गिले शिकवे थे वो मिटा दिए, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच था। क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्लाइमेट चेंज के लिए भारत क्या सोल्यूशन लेके आया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेके आया, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI लेके आया, ठीक है। ये आपके बारे में लिख सकते हो आप। फिर ट्रू इमॉर्टैलिटी इज टू बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द वर्ल्ड, समथिंग दैट विल आउटलिव अवर सेल्फ। कहते हैं कि सच्ची अमरता क्या है, सच्चे रूप में आप अमर कब होगे, जब आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे दुनिया के लिए कुछ मूल्यवर्धन हो, जो हमारे मरने के बाद भी दुनिया के लिए लाभकारी हो। तो ये है प्रबुद्ध भारत की अप्रोच। तो मैंने बताया कि देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको किस तरीके से यूज़ करना है। देखिए प्रबुद्ध भारत एक तरीके का क्या है, एक मैगजीन थी, एक सेकंड, हाँ, एक मैगजीन है, हमने बात करी, उसके अंदर जो उन्होंने आइडियाज़ अपने लिखे हैं वो आइडियाज़ हमारे लिए काम के हो सकते हैं। तो हमने जो आइडियाज़ पढ़े हैं उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए, हम समाज के प्रति, और समाज में दो चीज़ें, एक नेशनल लेवल पे और एक इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। और हमारी हमेशा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे गरीब, सबसे जो वल्नरेबल है, अंत्योदय, उसके बारे में सोचना, ठीक है। और दो अप्रोचेज उन्होंने बताई कि अगर आप सशक्तिकरण तक नहीं आ सकते तो सशक्तिकरण को गरीब तक जाना चाहिए। दूसरा क्या कि गरीब की आंखें खोलो, उनको इन्फॉर्मेशन दो और फिर वो अपना रास्ता खुद तय कर लेंगे। तो ये है, उनको आप विक्टिम मत समझो, वो भी एक ह्यूमन है, उनको एज ए ह्यूमन की डिग्निटी के तरीके से ट्रीट करो और उनको एम्पावर करो। तो ये है विवेकानंद की अप्रोच। डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विवेकानंद के एम्पावरमेंट के तरीके क्या थे, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने फिर यूज़ किया कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे प्रबुद्ध भारत या वेकेंड भारत किस तरीके से इंडिया अलग अलग डायमेंशंस में इसका यूज़ कर रहा है। तो आपने बोला कि हम सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम पे नहीं। जो प्रॉब्लम्स आई दुनिया भर को तो हमने सोल्यूशंस दिया, इंडिया ने सोल्यूशंस दिया दुनिया को, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं। फिर क्या कि इंडिया की फिलॉसफी क्या रही कि ट्रू इमॉर्टैलिटी, इंडिया में ट्रू इमॉर्टैलिटी या प्रबुद्ध भारत जो वेकेंड भारत होगा उसके लिए ट्रू इमॉर्टैलिटी क्या है कि वो समाज के लिए कुछ ऐसा करे जो उसके जाने के बाद भी समाज को हित देता रहे। तो इस तरीके से कुछ आइडियाज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन द स्टेट। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो राज्य सरकार ने विभिन्न पहल की हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे आंसर को लिखने के लिए आपके पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। क्या फैक्ट होने चाहिए कि आज की स्थिति क्या है, कि टूरिज्म में हम किस नंबर पे हैं, क्या है फैक्ट, कुछ अच्छे अगर नंबर याद हो, अगर क्या रैंकिंग वगैरह है, ठीक है। फिर आपको कुछ स्कीम्स याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम हम अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी स्कीमें भारत में या उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही हैं किस लिए, टूरिज्म के लिए, और एक आपको पॉलिसी पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कभी क्रिटिसिज्म वगैरह करने को नहीं पूछेगा कि क्रिटिसाइज करो या टूरिज्म के जो स्टेप लिए जा रहे हैं, नहीं। ये आपसे इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि आप अवेयर हैं कि नहीं कि आपके राज्य में इन चीज़ों को लेकर के क्या प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2018, 19, 20 तीनों में लगातार टूरिज्म पे सवाल आया है, ठीक है। हालांकि उनकी डिफ़िकल्टी बढ़ती गई है। 2020 वाला क्वेश्चन के बुंदेलखंड के बारे में स्पेसिफिक पूछ लिया तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि जो बुंदेलखंड के एरिया से लड़के आए हैं, जो बच्चे आए हैं, मेंस लिख रहे हैं, भाई वो तो लिख देंगे, उनको 2-4-10 जगह पता होगी वहाँ के बारे में, वो लिख सकते हैं। मैक्सिमम लोग को नहीं पता होती है, जैसे मुझे भी नहीं पता थी, तो फिर वहाँ पर वही होता है कि आंसर आप बनाने की कोशिश करते हो। तो मैक्सिमम जनता अगर यही कर रही है, आंसर बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें डिफरेंस यही है कि जिसके पास थोड़े फैक्ट वगैरह हैं उसको थोड़ा ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, और जो सिर्फ बना रहा है, जो सिर्फ मन की बात लिख रहा है, जाहिर सी बात है उसको थोड़े कम नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मन की बात में अगर कुछ फैक्ट वगैरह ऐड हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स ITS 2020 उसने अनाउंस किया और ये बताया कि एज मेनी एज 53.6 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटेड उत्तर प्रदेश इन 2019 में 53 करोड़ डोमेस्टिक मतलब भारतीय, तो 53 करोड़ लोग जो हैं वो घरेलू पर्यटक थे। 53 करोड़ बहुत ही बड़ा नंबर है। इनफैक्ट इतना बड़ा लग रहा था मेरे को कि मैंने एक बार क्रॉस चेक भी किया तो ये सही नंबर है। घरेलू पर्यटक जो रहे हैं वो 53 करोड़ रहे हैं, और इसकी वजह से रैंक 1 जो है, रैंक 1 है डोमेस्टिक टूरिज्म में किसका, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है ये सवाल। और रैंक 2 किसको मिला है, 2018 में रैंक 2 पे था उत्तर प्रदेश, और तमिलनाडु फर्स्ट पे था। अभी डोमेस्टिक टूरिज्म में फर्स्ट पे कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश, ठीक। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए, तो उत्तर प्रदेश अट्रैक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन कंट्री इन 2019। उत्तर प्रदेश ने 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक को आकर्षित किया। या प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ये लोग ऐसा हायरार्की वाला या क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो सबसे ऊपर हो गया, फिर कौन सा, उत्तर प्रदेश 2019 के हिसाब से, और उसके बाद कौन हो गया आपका, ये डेटा 2020 में आया, ठीक है। तो 2019 सबसे लेटेस्ट डेटा यही है अभी तक। यूपी है, उसके बाद फिर तमिलनाडु है डोमेस्टिक टूरिज्म में, ठीक है। फिर कहता था स्टेट ऑल्सो सिक्योर्ड 3rd पोजीशन इन अट्रैक्टिंग फॉरेन टूरिस्ट विद अ फुटफॉल ऑफ 47 लाख फॉरेनर्स विजिटिंग लास्ट ईयर, ठीक है। अगर हम विदेशियों की बात करें तो करीब 47 लाख विदेशियों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, मतलब घूमने आए यहाँ पर। तो इस प्रकार डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें, अगर जो घरेलू पर्यटक है उनकी बात करें, तो रैंक 1 पे उत्तर प्रदेश है, और रैंक 3 पर है अगर हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करें, ठीक है। ये हो गया आपका। तो मैंने बोला था जो कि कुछ आपको डेटा होने चाहिए, तो प्रूव करना है अगर आपको कि हाँ उत्तर प्रदेश में सच में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स आपके पास डेटा होना चाहिए। उसमें से पहला डेटा यही है कि 53 करोड़, ये नंबर बहुत बड़ा है इसलिए याद भी रह जाएगा, 53 करोड़ लोग 2019 पहला डेटा, दूसरा कि फर्स्ट रैंक का डोमेस्टिक में, और तीसरा डेटा क्या कि 47 लाख, और 3rd रैंक है, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ें, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर क्या स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2018 की पॉलिसी, देखिए मैं इसको एकदम डिटेल में भी करा दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि 2018, 19, 20 तीनों साल में जो उत्तर प्रदेश PCS, यूपी PCS में सवाल आए हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा दूं। UPSC के मैं सारे सवाल, निश्चिंत रहिए, मैं सारे के सारे सवाल, करीब 20 साल का भी अगर मुझको मेंस का पेपर सॉल्व करवाना रहेगा तो मैं इसी वीडियो सीरीज में आपको करवा दूंगा, ठीक है।
तो इससे आपका दो फायदा होने वाला है। पहला कि देखिए दोनों का सिलेबस सेम है, तो जो क्वेश्चन जो टॉपिक पे सिलेबस पे उन्होंने सवाल पूछा है यूपीएससी ने, चांसेस हैं कि उसी से रिलेटेड आइडिया लेकर के यूपी पीसीएस भी आपसे सवाल पूछ ले। दूसरा, यूपी पीसीएस भाई एज इट इज सवाल कॉपी कर रहा है यूपीएससी के। जो लोग मेंस दे रहे हैं उनको समझ में आएगा, इस बार कई ऐसे क्वेश्चन थे, इनफैक्ट केस स्टडी थी, प्लस एक सवाल था कि ओवर पॉपुलेशन इज कॉज ऑफ पावर्टी या पावर्टी इज कॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ये एक सवाल यूपीएससी में आया हुआ है, फिर इन्होंने रिपीट कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर हम पहले से के सवाल करके जा रहे हैं तो हम एक रिलेटिवली अच्छी पोजीशन पर रहेंगे, क्योंकि सवाल रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूपी टूरिज्म पॉलिसी सवाल पूछ चुका है 2018 में ही, तो मैं ये सवाल आपको फिर से करा दूंगा। अभी फिलहाल हम अपने सवाल पे चलते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए हैं सरकार ने। तो सबसे पहले टूरिज्म पॉलिसी लेके आई हैं 2018 की। 2018 की पॉलिसी की क्या कुछ फैक्ट्स हमको याद रखने हैं। पहला, इसको 5 लाख जॉब हर साल क्रिएट करने का यहाँ पर इन्होंने एम रखा है। कितनी? 5 लाख नौकरियां पैदा करेंगे हर साल, प्लस 5,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है। कितने? 5,000 करोड़, 5 हो गया, 5 लाख की जॉब, 5 लाख जॉब और 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए टूरिज्म पॉलिसी के उद्देश्य। तीसरा, the government aims to achieve an annual rise of 10% in foreign and 15% of domestic tourists coming to state। इनका उद्देश्य क्या है कि हर साल जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, मान लो इस साल 100 टूरिस्ट आ रहे हैं तो फॉरेन से, तो ये कह रहे हैं कि हर साल हमको इसमें फॉरेन से जो लोग आ रहे हैं उसमें 10% की वृद्धि करनी है, और जो भारतीय घरेलू पर्यटक हैं उसमें हर साल 15% की वृद्धि करनी है, कि हर साल 15% लोग और अधिक आए। ठीक है, ये इनके उद्देश्य हैं कि हमको ग्रो कैसे करना है। 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 5 लाख जॉब्स, 10%, 15%। उसके बाद स्पेशल फोकस दिया गया है सेफ्टी ऑफ वुमेन टूरिस्ट के ऊपर। जो वुमेन टूरिस्ट आएंगी उनकी सेफ्टी के लिए स्पेशल फोकस किया गया है, माफ़ कीजिएगा। फिर द गवर्नमेंट एम्स टू रिस्टोर एंड कन्वर्ट 10 हेरिटेज होटल्स हेरिटेज बिल्डिंग इनटू हेरिटेज होटल्स। आपने देखा होगा कि यार ये ताज वगैरह, जैसे उदयपुर अगर आप जा रहे हैं तो कुछ जो ताज वगैरह जो चला रहा है आईटीसी, कोई होटल चला रहे हैं, या उदयपुर में जो लेक है, पिचोला है, इन सब लेक्स के अंदर बीच में जो होटल्स बने हुए हैं, ये कभी न कभी कोई हेरिटेज होटल हेरिटेज बिल्डिंग्स रही होंगी। किसी राजा का महल रहा होगा या कोई इस तरीके की हवेली रही होगी। तो इन हवेलियों को होटल्स में कन्वर्ट करने का एक ट्रेंड, एक मॉडल शुरू किया था राजस्थान ने, जो बहुत फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। आज की डेट में आप देख रहे हो कि वहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं बहुत फेमस लोग जा करके। तो ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ये क्या दर्शा रहा है कि ये मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसी को फॉलो करते हुए यूपी में भी क्या करना है कि हर साल ऐसी कोई 10 बिल्डिंग चुनी जाएंगी और इनको क्या कन्वर्ट किया जाएगा, हेरिटेज होटल्स में इनको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये है टूरिज्म पॉलिसी के कुछ मेन फीचर्स। इसके अलावा आपको पता है स्वदेश दर्शन स्कीम आई थी जब मोदी सरकार नहीं थी, तो उस समय उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक स्वदेश दर्शन स्कीम लाई थी। उसके अंदर सर्किट्स बनाने की बात की गई थी। सर्किट बेसिकली क्या है कि एक थीम के अगल बगल, एक थीम मतलब जैसे कोई एक इवेंट हो गया, किसी एक पर्सन की लाइफ हो गई, उसके अगल बगल उससे जुड़ी जो भी वस्तुएं हैं, जगहें हैं, उनको एक साथ जोड़ दीजिए। उनकी जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको एक साथ जोड़ दीजिए, ताकि एक इंसान समग्र रूप से उस पूरे सर्किट का भ्रमण कर सके, घूम सके। तो जैसे रामायण की बात हो गई, तो रामायण सर्किट का उद्देश्य क्या है? रामायण सर्किट का उद्देश्य है कि अयोध्या ही नहीं, अब अयोध्या आए हैं तो राम जी का जो जन्म स्थान है वो सब देखिए, फिर वहीं पे दशरथ जी की जो समाधि है वहाँ पर, वहाँ चले जाओ आप। ठीक है, उस तरीके से अगल बगल जो और चीज़ें हैं, भरत कुंड है, अगर ये सब कुछ भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये क्या है कि उद्देश्य होना चाहिए कि एक इंसान जो बाहर से घूमने आ रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड दिखनी चाहिए, कि हाँ एक रूट के थ्रू या एक कोई पैकेज के थ्रू वो चीज़ें कनेक्टेड हो, ताकि वह इंसान पूरे एक समग्र रूप से उस चीज़ को घूम सके। तो ये हो गया एक सर्किट अप्रोच। तो सर्किट अप्रोच के तहत कोई 10 सर्किट्स उत्तर प्रदेश में डेवलप की जा रही हैं। वो 10 सर्किट क्या क्या हैं? रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट या कृष्ण जी से रिलेटेड जो भी लाइफ है, कृष्ण जी से रिलेटेड जो भी लोकेशंस हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, उनको जोड़ा जाएगा और उनको एक साथ डेवलप किया जाएगा, तो उसको ब्रज सर्किट कहते हैं। बुद्ध जी से रिलेटेड जो भी स्पेस है
तो बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म के लिए जो भी जगह है हमारे पास, ठीक है। आपको पता है कि जो नेपाल वाला बॉर्डर है उस पे लाइन से जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, जरा नेशनल पार्क का नाम लिख के बताइए उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है। प्लस उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है उसमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जरा ये बताइए। सवाल सुनिए, टाइगर रिजर्व जो है उसमें कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या? जरा उसका नाम बताइएगा। उसके बाद बुंदेलखंड सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट सवाल पूछ लिया इस बार 2020 के मेंस में, सॉरी। बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट और जैन सर्किट, ठीक है। इस सर्किट का उद्देश्य क्या है, सर्किट है क्या, आपको समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। उसके बाद एक हेरिटेज आर्क बनाने की कोशिश की गई है। हेरिटेज आर्क 3 स्थानों को जोड़ता है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, ऐसे याद कर सकते हैं, लव, सॉरी, LAV, ठीक है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी मैप बना के दिखा देंगे तो और अच्छा रहेगा। 2019 के मेंस में पूछ दिया आपसे डायरेक्टली एक 8 नंबर का सवाल कि हेरिटेज सर्किट क्या है या हेरिटेज आर्क क्या है, ठीक है। तो ये आगरा, लखनऊ, वाराणसी को जोड़ता हुआ एक आर्क बेसिकली डेवलप किया जा रहा है। इन तीनों उद्देश्य ये है कि कोई एक फॉरेन या डोमेस्टिक, वही जो सर्किट वाला उद्देश्य है कि वो तीनों स्पेसेस को एक साथ घूम सके, ठीक है। नेक्स्ट है हेरिटेज जोन। ये देखिए पूछ सकता है अक्सर कि हेरिटेज आर्क आपसे पूछ चुका है, हेरिटेज जोन क्या होता है। एरियाज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ हेरिटेज साइट विल बी कंसिडर्ड एज हेरिटेज जोन। बड़ी संख्या में हेरिटेज साइट वाले क्षेत्रों को हेरिटेज जोन माना जाएगा। कोई ऐसा एरिया है, मान लीजिए जैसे फतेहपुर सीकरी है, आपको पता है फतेहपुर सीकरी और आगरा के अगल बगल वाले ये जो एरियाज़ हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उस जोन हेरिटेज जोन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ठीक है। कई सारे महल हैं, आगरा और ताजमहल है, फिर बगल में फतेहपुर सीकरी के बारे में आपको पता ही है, अकबर के द्वारा जो बनाए गए वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये एक तरीके की यहाँ पे कई सारे हेरिटेज साइट्स हैं, तो इसको आप हेरिटेज जोन का दर्जा दे सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या बात करी, हमने टूरिज्म के कुछ फैक्ट पढ़े, फिर हमने पढ़ा कि 2018 में एक पॉलिसी लेके आए हैं, उसमें 5-5 याद रखना है कि 5 लाख जॉब है, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 10% डोमेस्टिक और नहीं 10% फॉरेनर और 15% फॉर डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देना है। उसके अलावा हेरिटेज जो साइट्स हैं उनको हेरिटेज होटल में बदलना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्वदेश दर्शन के तहत कुछ सर्किट्स डेवलप की जा रही हैं, कुछ 4-5 का भी नाम याद रहेगा तो अच्छा आंसर आप लिख देंगे। उसके बाद आप हेरिटेज आर्क की बात करो और हेरिटेज जोन की बात करो, ठीक है। हेरिटेज आर्क की बात करते समय यूपी का मैप बना करके इन तीनों लोकेशंस को आप दर्शा दीजिए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर और क्या कर रहे हैं हम, अभी तक क्या हो गया कि कुछ कुछ स्कीम्स हैं, पॉलिसी हैं। फिर एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि विमेन की सेफ्टी के लिए भी हम कुछ स्पेशल काम कर रहे हैं कि विमेन टूरिस्ट जो आती हैं इंडिया यूपी में उनके लिए क्या। फिर हम कह रहे हैं कि हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट एवेन्यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये बड़ी खास चीज़ है कि हम लोगों को और ऑप्शंस दे रहे हैं। कैसे ऑप्शंस दे रहे हैं, पहले क्या होता था कि मैक्सिमम जो यूपी का टूरिज्म था वो क्या था कि आप कोई मॉन्यूमेंट घूमने आ रहे हो, आप आगरा आए, ताजमहल देख लिया, फिर आप उत्तर प्रदेश में और लखनऊ गए तो वहाँ पे इमामबाड़ा और ये सब चीज़ें देख ली। लेकिन अब वो एक कह रहे हैं कि कुछ कल्चरल चीज़ों को भी एज अ टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा। आपने देखा होगा कि बनारस की देव दीपावली को किस तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया। उसके बाद रामायण, सॉरी, आपके अयोध्या में जो दिवाली हुई थी और अयोध्या में जो आपका क्या नाम है दशहरा है, उसको बड़े भव्य तरीके से मनाया गया। तो बेसिकली कल्चरल फेस्टिवल्स जो हमारे हैं उनको फेस्टिवल्स को एज अ टूरिज्म के रूप में प्रमोट किया जा रहा है, एज अ टूरिस्ट इवेंट के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपने जो डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपने टूरिज्म के ऑप्शंस को। फिर हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या कर रहे हैं, वुमेंस की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। और जो हमारी लोकेशंस हैं उनके लिए क्या बना दिया, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई हैं। देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक सवाल मैं करा चुका हूँ कि इनका उद्देश्य क्या है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये सवाल आपको मिल जाएगा, शायद लास्ट के कुछ वीडियोज़ में 30, 31, 32 में से कोई एक वीडियोज़ में ये करवाया गया है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो इसमें बताया गया कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है ना उनका भी ये प्रोटेक्शन करेंगे। तो इसलिए यूपीएसएसएफ भी एक तरीके का सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, टूरिज़्म जो सिक्योर टूरिज़्म होना चाहिए उत्तर प्रदेश में उसके लिए काम कर रहा है।
उत्तर प्रदेश पर्यटन सुरक्षा बल का गठन किया गया। पर्यटन सुरक्षा बल खुद से समझा रहा है कि क्या काम करेगा। और बहुत ही नया करंट अफेयर क्या है कि 1000 एकड़ का पूरे भारत का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं कि फिल्म सिटी किस तरीके से टूरिज्म का प्रमोट करेगी। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, या एक और शब्द है स्पिल ओवर इफेक्ट। कि कीवर्ड्स हैं, समय के साथ आपकी आंसर के बीच में आ जाएंगे, धीरे धीरे आप इनको सुनते रहिए, यूज़ करना सीखिए। बेसिकली क्या कहेगा कि जब एक फिल्म सिटी बनती है तो उसके अगल बगल बहुत सारे और बिजनेसेस क्रिएट होंगे। बॉम्बे के वजह यहाँ पर भी मूवीज़ शूट होना शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश का टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोगों का पलायन होता है, लोगों का पलायन महाराष्ट्र में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से अब उत्तर जो नोएडा में अगर इसको बनाया जा रहा है तो उन एरियाज़ में ज़्यादा होगा, तो अपने प्रदेश में ही आपका पलायन होगा। तो एक तरीके से प्रदेश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको बढ़ाएगा, ये कार्य करेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि सबसे बड़ा 1000 एकड़ का क्या बनाया जा रहा है, आपका एक डेडिकेटेड फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जिसको क्या नाम दिया गया है, डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन। ठीक है, समर्पित इंफोटेनमेंट जोन का नाम इसको दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में न्यू नोएडा में बनाया जा रहा है। अब इसमें कुछ फैक्ट आप याद रख लो भाई, कि मैंने बस जानकारी के लिए बता दिया यहाँ पर, ये आपको याद नहीं रखना, ऑफ कोर्स नहीं याद रखना है। कि जैसे आपने ये नोटिस किया होगा कि अभी आप बॉलीवुड की मूवीज़ कई सारी देख रहे हो, तो उसमें आप देख रहे हो कि कई सारी मूवीज़ उत्तर प्रदेश में शूट हो रही हैं। बहुत से ऐसी मूवीज़ हैं, ठीक है, जैसे आपने वो देखी होगी जो हर एक एस्पिरेंट लगभग देख रहा है कि वो शादी में ज़रूर आना। पता नहीं आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सब लोग देख रहे हैं, सब लोग काफ़ी पसंद किया, तो उत्तर प्रदेश में उसकी शूटिंग हुई थी। आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बनी है। फिर उसके अलावा आपके राजकुमार राव की कई सारी मूवीज़ उत्तर प्रदेश में बनी है। तो ऐसा क्या है, तो ये अभी तो फिल्म सिटी बनाई ही जा रही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश बहुत सारी सब्सिडी देता है। ये मूवी छोटे बजट की होती हैं, और छोटे बजट की मूवी में अगर सब्सिडी मिल गई, जैसे इनकी अक्षय कुमार की टॉयलेट मूवी जो बनी है उत्तर प्रदेश में बनी है, तो ये सब क्यों बनाई जा रही है, ताकि यहाँ पे सब्सिडी के थ्रू लगभग इनको बहुत कम पैसे में इनकी मूवी बन जाती है और बिजनेस से अपार करती हैं। तो जैसे इसमें बोला गया है कि अगर इफ़ एटलीस्ट 50% ऑफ द शूटिंग हैज़ बिन डन इन द स्टेट, तो आपको 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर पूरी पिक्चर का 50% हिस्सा जो है आप अपने उत्तर प्रदेश में शूटिंग करते हो, तो उसमें 1 करोड़ रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और अगर 2/3 पूरी मूवी जो है वो उत्तर प्रदेश में शूटिंग की गई है, तो आपको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। अब सोचिए, 2 करोड़ की सब्सिडी मिल गई, छोटे मोटे बजट की मूवीज तो ऐसे ही बन गई। तो इस तरीके से प्रमोशन किया जा रहा है टूरिज्म का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके से क्या क्या हम तरीके लेकर के उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, आपका काम क्या है कि इसको एक जगह टूरिज्म नाम का ऐसा नोट्स बनाइए और उसमें सारे पॉइंट अच्छे से लिख डालिए, और जाहिर सी बात है कि और सारे जितने पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे आप इसमें ऐड करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी। व्हाट इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड? ग्लेशियल झील की प्रकोप बाढ़ या का प्रकोप बाढ़ क्या है? ऐसी आपदाओं का प्रबंधन आप कैसे करेंगे? और हाल ही में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उसके संदर्भ में आपको ये बात करनी है, इसलिए पूछ सकता है आपसे सवाल। ठीक है, करंट अफेयर का सवाल है। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिफर्स टू अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ ग्लेशियल मोरेन डैम्ड लेक विच लीड टू फ्लैश फ्लडिंग। फिर से पढ़ते हैं, मोरेन द्वारा निर्मित झीलों के बांध का अचानक टूटना और उसके कारण फ्लैश फ्लड जो आती है उसी को हम क्या कहते हैं, GLOF। थोड़ा सा ज्योग्राफी देखते हैं, डायग्राम तो इसमें बन अच्छा नहीं पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ये एक माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है इधर से। ये ग्लेशियर सारे मिल के एक नदी का रूप ले लेते हैं, जो नदी बर्फ़ की नदी आप कह सकते हो, ग्लेशियर के रूप में ऐसे बह रहे हैं। ठीक है, तो जब ये बहते हैं तो बर्फ़ के साथ साथ इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, ये वाला जो एरिया इसको कोरी कहते हैं, कोरी। इसको कहते हैं पिरामिडल पीक, पिरामिडल पीक। ठीक है, इसको एरीट कहते हैं, एरीट। ये जो नुकीला हिस्सा है एरीट कहते हैं। कोरी या सर्क इस हिस्से कहते हैं जहाँ पर, इमेजिन करिए कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, ऐसे ऐसे बर्फ़ पड़ रही है, तो जब बर्फ़ पड़ेगी तो इस हिस्से पे आके जमा होगी माउंटेन के, ये इसको सर्क या कोरी कहते हैं। तो इस हिस्से से यहाँ से बर्फ़ निकलेगी, ऐसे ढलान के रूप में बहना शुरू करेगी।
कई सारे माउंटेन्स जब ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, कई सारे माउंटेन्स का ग्लेशियर, तो एक तरीके की नदी, बर्फ़ की नदी के रूप में ग्लेशियर बहता है और एक इस जीव के आकार में बहता है ये इस तरीके से। जब ये बह रहा है तो ये माउंटेन, थोड़ा इसको साफ सुथरा कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आया, यहाँ से सर्क या कोरी, और ऐसे माउंटेन जीव के आकार में बहना शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे जब ये आएगा तो जब ये माउंटेन यहाँ से बह के आ रहा है, यहाँ से ग्लेशियर, तो माउंटेन्स के कुछ छोटे टुकड़ों को लेके आता है, क्योंकि ग्लेशियर जब भी मूव करता है तो वो प्लकिंग करता है और एब्रेजन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लकिंग का मतलब क्या होता है कि जो ग्लेशियर है, वो जो बर्फ़ है वो उस रॉक के ऊपर उसको जकड़ती है, जकड़ने की वजह से वो उसको ब्रेक करती है और उसमें अब्रेजन होता है, उसमें कटाव होता है। तो प्लकिंग और अब्रेजन की वजह से रॉक के टुकड़े भी कुछ बहते हैं इस ग्लेशियर के साथ। उन छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? मोरेन। क्या कहते हैं? मोरेन। ठीक है, छोटे छोटे रॉक के टुकड़े हैं, समझ लीजिए आप, ये इस ग्लेशियर के साथ बह के आ रहे हैं। अब देखिए, ये हमने बताया कि ये रॉक के टुकड़े हैं। जब ये रॉक के टुकड़े, इस ग्लेशियर, ये माउंटेन था यहाँ पे, और ये हमने बताया कि ऐसे आ रही है ग्लेशियर, ठीक है, और हमने बताया कि इसमें रॉक्स के टुकड़े भी हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक थोड़ा सा प्लेन एरिया है, हल्का सा, अभी ऊंचाई पे ही है, पहाड़ों में ही है, तो यहाँ पर आकर के इस ग्लेशियर को थोड़ा सा रुकने का समय मिला, क्योंकि यहाँ पे इतना स्टीप मामला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये बर्फ़ जमा होगी, नीचे आपके जो ग्लेशियर्स के मोरेन्स थे, ये एक तरीके की दीवार यहाँ बनाना शुरू करेंगे। मोरेन्स आपस में चिपक जाते हैं, सीमेंट हो जाती है, सीमेंटिंग हो जाती है, और मोरेन्स एक तरीके से क्या करते हैं कि एक तरीके का बांधनुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं उस पहाड़ों में ही। ऊपर ही एक कोई घाटी है, घाटी में जो नीचे के मोरेन्स आ रहे थे, मोरेन्स जम जम के एक तरीके से बांधनुमा स्ट्रक्चर बना दिया। जब ये बांधनुमा स्ट्रक्चर बन गया कई बार मोरेन्स के आने से, तो ये इस ग्लेशियर के आगे बढ़ने को क्या करता है? रोकता है। अब ये ग्लेशियर आगे बढ़ नहीं सकता, ये यहाँ पे रुक गया। मौसम हुआ गर्म, गर्म होगा तो ये ग्लेशियर क्या करेगा? पिघलेगा। जब ये ग्लेशियर पिघल गया तो आप अब इमेजिन कर पा रहे हो कि एक तरफ ये दीवार बन गई है मोरेन्स की वजह से, और यहाँ पे ग्लेशियर जो था वो पिघल के क्या हो गया? पानी। यानी कि ये बन गई है झील। ये था बांध और ये झील है। ठीक, अब ये बांध आपने पता है कि ये कोई ये कोई ह्यूमंस द्वारा बनाया गया कोई बांध नहीं है, ये तो मोरेन्स थे। मोरेन्स आपस में जुड़ गए किसी तरीके से, प्रेशर के थ्रू या कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहे होंगे जिनके थ्रू जुड़ गए। लेकिन ये जो जुड़ाव है ये परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक जो लेक बनी हुई है, वो लेक क्यों बनी है? इस बांध की वजह से। तो ये लेक भी परमानेंट नहीं है। तो इस लेक को आप क्या कहोगे? जीएल बोल दोगे, ग्लेशियर लेक बोलोगे, ग्लेशियर लेक। अब ये नाम कैसे बना, हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो ग्लेशियर लेक कैसे बन गई अब तक हम देख लिए, और आउटबर्स्ट फ्लड अब कैसे होता है आप समझ जाओ कि ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट हो जाना और उसके कारण जो फ्लड आती है उसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियर झील का प्रकोप बाण, ग्लेशियर झील के प्रकोप से जो बाण आती है उसको हम क्या कहते हैं? GLOF। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये ग्लेशियर चला, इसके अंदर के मोरेन्स अगर इस स्थिति में आ गए कि वो सामने से उस ग्लेशियर के बहाव को रोकते हैं और यहाँ पे बांधनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये ग्लेशियर गर्मियों में पिघल के लेक बनेगा। और इन केस किसी भी कारणवश जब ये बांध टूटेगा तो ये पानी, बहुत भारी मात्रा में पानी एक साथ नीचे उतरेगा, और इतने स्टीप स्लोप में, इतना जो तीव्र ढलान है, जो कुछ भी इस रास्ते में आएगा वो सब बह जाएगा। दूसरी बात, चूँकि कभी कभी कई साल तक ये बांध यहाँ बने रह जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ नीचे के लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि ऊपर हाइट पे कहीं कोई ऐसी लेक्स बन रही हैं। जब उनको पता नहीं तो वे कभी कभी इस रास्ते में भी यहाँ पर घर बना करके रहने लग गए, हैबिटेशन रहने लग गई। तो कल को कभी जब भी ये फूटेगा, टूटेगा, तो ये सबको बहा ले जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही जान माल का नुकसान होता है। ये हमारा क्या था, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये हो गया ज्योग्राफी वाला पोर्शन। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से आपदा होगी और आपदा कैसे मैनेज करना है, चमोली में क्या हुआ था। ठीक है, तो एक बार ये अंग्रेजी हिंदी पढ़ लेते हैं भाई, क्लियर हो जाएगा पूरा खेल। कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड refers to sudden outburst of glacial moraine dammed lakes। ग्लेशियल मोरेन से बनी हुई लेक का आउटबर्स्ट होना फ्लैश फ्लडिंग कराता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, खड़ी ढलान और पानी की विशालता, बहुत ज़्यादा पानी है,
इस समस्या को और भयंकर बना देता है। अब समझ में आ रहा होगा आपको क्या होता है यहाँ पर। एवरीथिंग लाइंग इन द पाथ ऑफ वाटर इज डेवास्टेटेड इंक्लूडिंग ह्यूमन सेटलमेंट एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पानी के रास्ते में पड़ने वाली सब कुछ तबाह हो जाता है, चाहे वो बुनियादी ढांचा हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। द मोरेन डैम्ड वॉल कैन कोलैप्स ड्यू टू मेनी रीजन। अब हम उसके रीज़न पे जाते हैं कि जो मोरेन के द्वारा बनाई गई ढाल थी, ढलान सॉरी ये जो बांधनुमा स्ट्रक्चर था, ये क्यों बह रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बांध टूट गया और उसकी वजह से बाढ़ आई, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कई रीज़न खुद हैं, ठीक है। पहले तो इरोजन होता है, बहुत सारे ये जो वॉल बनी है, समय के साथ साथ इसका भी तो इरोजन होगा, इसका अपर्दन होगा, ठीक है, इसका कटाव होगा, ये भी बह जाएगी कुछ कुछ, तो बारिश हो रही है उसकी वजह से इसकी कमज़ोरी आ रही है, ये एक रीज़न हो सकता है, नेचुरल रीज़न, ठीक है। बहुत सारा हाई प्रेशर इसके ऊपर होता है। आपको पता है कि इस दीवार के सहारे एक पूरी लेक बनी हुई है, तो पानी का इंटेंस प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर दबाव होता है। दूसरा, एवलांच आ गया अगर, आपको पता है कि ये ऊंचाई वाले स्थान पर ये पूरा पहाड़ है, यहाँ पे लेक बनी है और यहाँ पर वो डैम बन गया है मोरेन की वजह से। यहाँ पे अगर एवलांच आएगा तो एवलांच मतलब समझते हो ना आप, हिमस्खलन। तो ये हिम का स्खलन जब होता है तो इतने सारे बर्फ़ जब एक साथ पानी में गिरेगी तो प्रेशर बनाएगी और इस एवलांच की वजह से भी ये डैम टूट सकता है, ठीक है। अर्थक्वेक समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो ये टूट सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन ग्लेशियर लेक व्हेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ एन ग्लेशियर कोलैप्स इनटू इट। वही हमने जो बात करी है, ये देखिए चमोली में तो लोग यही कह रहे थे कि मैक्सिमम लोगों का शुरुआती जांच में ये कहना था कि जो ग्लेशियर है, तो वो जो ग्लेशियर है वही बहुत बड़े मात्रा में ग्लेशियर का कोई हिस्सा उस लेक में टूट के गिरा होगा। जब उस लेक में टूट के उतना बड़ा हिस्सा गिरेगा, जाहिर सी बात आपको पता है कि पानी में कोई इतनी बड़ी मात्रा गिरेगी तो उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक नई वेव्स क्रिएट होंगी और वेव्स जाकर के किसी वो जो दीवार है उस पर प्रेशर लगाएंगे और ये दीवार टूट सकती है। तो ये बता रहे हैं चमोली में कारण ये रहा था। इसके अलावा कुछ ज्योग्राफी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ज्योग्राफी कैसे रिस्पॉन्सिबल है कि इन लोकेशंस में ये इतने फ्रजाइल एरियाज़ हैं कि यहाँ पे एवलांच आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, तो उसकी वजह से प्लस क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उन सब की वजह से भी यहाँ पर ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये लेक्स बनती कैसे हैं हमने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। और द हिमालयाज आर एक्सट्रीमली फ्रजाइल। हिमालय जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल हैं, बहुत नाजुक स्थिति में है। क्यों नाजुक हैं? क्योंकि इनकी जो चट्टानें वो पूरी तरीके से समेकित नहीं हुई हैं, अभी अनकंसोलिडेटेड तरीके की चट्टानें हैं, मतलब जो आप कह सकते हो भुरभुरी टाइप की हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर ऐसा कोई अर्थक्वेक एवलांच आता है तो ऐसे केसेस में इन बांध का टूटना बहुत ही पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा अर्थक्वेक आपको पता है कि हिमालयाज के मैक्सिमम हिस्से सीज़मिक जोन 5 में है, भूकंपीय क्षेत्र 5 में है। आपको पता है कि 5, 4, 3 और 2, ये बेसिकली 4 तरीके के हमारे भूकंप की इंटेंसिटी के हिसाब से भारत को बांटा गया है। और 5 वह स्थान है, 5वीं जोन के अंदर जिन भी स्थानों को रखा गया है वहाँ के भूकंप बहुत ही विनाशकारी होते हैं और उस जोन में आता है आपका हिमालय। तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा क्या कि इंक्रीज डेब्री फ्लो ड्यू टू रिवर अफेक्टिंग द रिवर एंड मेकिंग द इकोसिस्टम एंड रीजन एक्सट्रीमली वनरेबल टू लैंडस्लाइड। क्योंकि यहाँ पर जो लैंडस्लाइड का खतरा है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे मलबा बहता रहता है और वो इस तरीके के डैम को तोड़ सकता है, ठीक है। अब पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन है कि ऐसा भाई होगा तो मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करना है? हैजार्ड शुड नॉट बिकम डिजास्टर। देखिए हजार्ड और डिजास्टर के बीच का जो अंतर है वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है वैसे इस पे कि इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे छोटा सा आपको समझा देता हूँ कि अंतर क्या है। कि हजार्ड कोई भी तरीके का खतरा हो सकता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो जान माल को खतरा पहुँचा सकता है। जैसे अर्थक्वेक जान माल को खतरा पहुँचा सकता है ना, तो अर्थक्वेक को आप क्या बोलोगे, ये क्या है, हजार्ड है। ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ ये हजार्ड है एक तरीके का। तो डिजास्टर से अंतर कैसे है? डिजास्टर हम तब कहते हैं जब सच में हजार्ड के द्वारा किसी की जान या माल को खतरा हो जाता है, सच में किसी की जान चली जाती है, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, तो ऐसे केस में हम इसको क्या कहते हैं, डिजास्टर। तो हर एक हजार्ड जो है वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंड इस पे करता है कि क्या सच में ह्यूमन को लॉस हुआ या नहीं हुआ। तो अगर मान लीजिए कच्छ वाला एरिया है
वहाँ पे सच में अगर कोई नहीं रह रहा है और कच्छ में अगर भूकंप आ ही जाता है, हालांकि अभी लोग रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन मान लो भूकंप आया और ऐसे किसी एरिया में भूकंप आता है जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, तो वहाँ पर हम उसको डिजास्टर कहेंगे या हज़ार्ड कहेंगे? बेसिकली ये हज़ार्ड हो जाएगा, ठीक है। डिजास्टर तब है जब उस एरिया में बहुत सारे लोग रह भी रहे हैं और ये जब भूकंप आया और कई सारे लोग मर गए, तो वही भूकंप अब क्या है, डिजास्टर का रूप ले चुका है। इसलिए क्या है कि ऐसे मैनेजमेंट के लिए क्या हमको ध्यान रखना है कि ये जो खतरा है ना वो आपदा में ना परिवर्तित हो, ये हमको ध्यान देना है। उसके लिए हमको कार्यक्रम को चलाने हैं, क्या करना है कि हमको रूट पकड़ना है भाई। ग्लेशियर को बहना हम नहीं रोक सकते हैं, ग्लेशियर जो मोरेन है वो डैमिंग बना करके कोई लेक बना दे, वो हम रोक नहीं सकते इन चीज़ों को। हाँ, जान माल के खतरे को हम कम से कम कर सकते हैं, ऐसे हम प्लानिंग कर सकते हैं कि ऐसे नुकसान कम से कम हमारे, ठीक है। तो कहता है कि पूरा उत्तराखंड जो है वो जोन 4 और जोन 5 में वर्गीकृत किया गया है भूकंप के, ठीक है। इसलिए इस तरीके के बड़े पैमाने पर अंधाधुंध निर्माण जो इस नाजुक क्षेत्र में हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। बहुत ही फ्रजाइल एरियाज हैं ये सब, तो यहाँ पे इस तरीके के अंधाधुंध निर्माण को रोकने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक न्यूज़ चली थी, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में शायद पढ़ा था कि 1965 में कोई एक न्यूक्लियर डिवाइस थी जो खो गई थी इन माउंटेन्स में, इन्हीं ग्लेशियर के आसपास वाले एरियाज में जहाँ पे यह हादसा हुआ है। तो वो कहते हैं कि उसकी जो हीट है ना, उस न्यूक्लियर डिवाइस की जो हीट है वो रिस्पॉन्सिबल थी इस ग्लेशियर के मेल्ट की वजह से के लिए, और जिसकी वजह से ये ग्लेशियर की लेक जो टूटी। समझ रहे हैं आपके 1965 में हमारे सैनिक कुछ गए थे वहाँ पर एक तरीके का न्यूक्लियर क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट लेकर के, न्यूक्लियस डिवाइस लेकर के, जो खो गई थी एक एवलांच में। और जब ये खो गई तो उसका ये डर जताते हैं कुछ कुछ वहाँ के निवासी हैं और कई सारे ऐसे मतलब जो उस पार्ट ऑफ द ऑपरेशन रहे हैं वो लोग, वो भी ऐसा कहते हैं कि डिवाइस खो गई थी, तो मे भी एक कारण हो सकता है कि इस तरीके का वार्मिंग जो उसकी वजह से भी देखी जा रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस आई हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। वो कहता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ऐसी डेंजरस लेक्स को। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, सैटेलाइट्स के थ्रू ऐसी लेक्स का क्या करना है आपको, संभावित जो भी ऐसी झीलें उनको पहचान करनी है। फिर दूसरा क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, सैटेलाइट्स हो गई, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, ठीक है। फिर यूज़ करना है आपको सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट चेंजेस इन वाटर बॉडीज एंड न्यू लेक फॉर्मेशन। सिंथेटिक अपर्चर रडार की मदद से आप ये तक पता कर सकते हैं कि जो लेक है, मान लीजिए आपने पता कर लिया कि ये पहाड़ है, यहाँ पर एक तरीके की लेक बनी हुई है, आपने ये पता कर लिया, चिन्हित भी कर लिया ये लेक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कब पानी का लेवल बढ़ रहा है, कब घट रहा है, उसके हिसाब से आप लोगों को सूचित कर सकते हैं, प्लस कंट्रोल्ड तरीके से उसके पानी को बहा भी सकते हैं ताकि इस तरीके का कोई आपदा ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज़ कर सकते हो आप। रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ लेक बॉडीज फ्रॉम स्पेस, इसके बारे में हमने बात कर ली कि अंतरिक्ष से ऐसी झीलों के बारे में आपको दूरस्थ निगरानी करनी है। चैनलिंग एक्सेसिंग वाटर बाय कंट्रोल्ड मेथड्स, कंट्रोल्ड ब्रीचिंग, मतलब इस बांध में से थोड़ा बहुत छेद करके कुछ भी अलग तरीके से पंपिंग के थ्रू या अलग तरीकों से कंट्रोल तरीके से पानी आप धीमे धीमे निकालते रहो ताकि एक साथ पानी का रिलीज ना हो और इतनी बड़ी त्रासदी ना आए, ठीक है। तो ये एक तरीके के कुछ प्रोग्राम्स गाइडलाइंस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की देन है। उसके अलावा क्या, यूनिफॉर्म कोड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड लैंड यूज प्लानिंग, निर्माण गतिविधि और भूमि उपयोग योजना के लिए एक समान कोड मतलब एक तरीके की क्या होनी चाहिए वहाँ पर, एक तरीके की सूचीबद्ध होना चाहिए कि ये काम आप कर सकते हो, इस तरीके का निर्माण कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ों को डिमार्केट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ, आपको पता है कि जो तपोवन वहाँ पे प्लांट बन रहा था, काश अगर हमारे पास इस तरीके की कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम होता कि जब ये ग्लेशियर में टूटा उसी समय अगर यहाँ के लोगों को बता दिया गया होता, जो लोग टनल में फंसे, जो इतनी भयावह मौत हुई, शायद उन लोग को ज़िंदगी से मतलब बचाया जा सकता था उन लोग को, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर ऐसे फ्रेजाइल एरियाज़ में, ठीक है, जहाँ पर एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। उसके अलावा ट्रेनिंग लोकल मैन पावर, लोकल लोगों को ट्रेन करने के लिए कहता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्यों कहता है, आपको पता होगा, आपने वीडियोस वगैरह चमोली के देखे होंगे कि जब वो बाढ़ आ रही थी तो फिर एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई एक दूसरे को
वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ऐसी आपदा होती है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करता है? भाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या आपका एनडीआरएफ जो हो गया, फोर्स जो है एसडीआरएफ हो गई, ये फोर्सेस बाद में आएंगी। सबसे पहला अर्ली रिस्पॉन्डर कौन होते हैं? वहाँ के लोकल्स होते हैं। तो ये कहता है कि ओवर 80% ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू इज कैरीड आउट बाय लोकल कम्युनिटी बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ स्पेशलाइज्ड फोर्सेस, दस दीज पीपल नीड टू बी ट्रेंड। कि खोज और बचाव टीमों के हस्तक्षेप से पहले स्थानीय समुदाय द्वारा करीब 80% अधिक खोज और बचाव किया जाता है, तो इसलिए इनके प्रशिक्षण की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये क्या है? नाम में पता है, ग्लेशियर लेक के आउटबर्स्ट की वजह से जो फ्लड आती है उसको हम GLOF कहते हैं। ग्लेशियर लेक कैसे बनती है हमने पढ़ लिया। ग्लेशियर वाला देखिए GC लियोंग इनके पास है। आज आप ये वीडियो देखने के बाद आप जाइए और किताब देखिए, उसमें UPPCS 2020 में सवाल पूछ दिया है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म, कौन कौन से उनके द्वारा जो भू आकृतियाँ हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये पोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस तरीके का भी। तो आप ये वाला चैप्टर प्लीज़ पढ़िएगा GC लियोंग का। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या गाइडलाइंस है इसके बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ा कैसे कैसे बनती हैं, और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का पढ़ा कि इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्मार्ट सिटीज़ कैन नॉट सक्सीड विदाउट स्मार्ट विलेजेस इन इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए मुझे विश्वास है इस तरीके का सवाल, ये सवाल बिल्कुल पूछ सकता है आपसे कि स्मार्ट सिटीज़ जो हैं वो प्लान आपका फेल हो जाएगा अगर आप स्मार्ट विलेजेस नहीं बनाते। तो इस सवाल के लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या। सोचिए ज़रा कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में। आपको स्मार्ट विलेजेस के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों स्मार्ट सिटीज़ फेल हो रही हैं इनकी कमी में। यानी कि स्मार्ट सिटीज़ सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती जब तक हम स्मार्ट विलेजेस नहीं बना रहे। देखते हैं कैसे। आपको पता है कि स्मार्ट सिटी की कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि जो हमारी अभी की सिटीज़ हैं वो स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट ना होने का मतलब क्या है? स्मार्ट ना होने का मतलब ये है कि सिटीज़ से हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसको ये फुलफ़िल नहीं कर रही हैं। ठीक है, और उसको ना फुलफ़िल कर पाने के कई रीज़न्स हैं। एक तो यही है कि हमारी सिटीज़ पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। हर आदमी को गांव में कुछ रोज़गार नहीं है, गांव में ऑप्शंस नहीं है, तो वो शहर मूव कर रहा है। शहरों में जितनी उनकी कैरिंग कैपेसिटी है, वाहन क्षमता है, उससे ज़्यादा लोग होने की वजह से यहाँ पे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बिजली है, पानी है, ये सब चीज़ें हैं, ये नहीं मिल पा रही हैं आपको, तो क्राइम्स बढ़ रही हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है, स्लम्स का डेवलपमेंट हो रहा है, बस्तियाँ हैं, झुग्गियाँ हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा जो सिटीज़ हैं वो स्मार्ट नहीं है। इसीलिए हमको अगर विलेजेस में कुछ स्मार्टनेस ला दें अगर, तो शहरों के प्रति पड़ने वाला जो लोड है वो कम हो जाएगा। और जब ये लोड कम हो जाएगा तो हमारे शहर भी स्मार्ट हो जाएंगे और विलेज भी स्मार्ट हो जाएंगे। ये बेसिक आइडिया है सवाल का, सोचना कैसे है। अब लिखने को तो 1000 चीज़ें आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि कुछ स्मार्ट विलेजेस के कुछ एग्जाम्पल्स, क्या इंडिया में सच में कोई स्मार्ट विलेज है, और वो एग्जाम्पल आप यूज़ करोगे अपने आंसर में कि हाँ बताओ कि इस तरीके से भाई वहाँ पे। इसको इस तरीके का आंसर राइटिंग को कहते हैं मॉडल वाला, कि आप मॉडल देते हो और एग्जामिनर को कि ये देखिए एक मॉडल है, और इस तर्ज पे अगर हम उत्तर प्रदेश में भी डेवलप करेंगे तो हम स्मार्ट विलेजेस ऐसे डेवलप कर सकते हैं और इस प्रकार उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटीज़ को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है। स्मार्ट सिटीज़ पे भी 2019-20 में इस बार सवाल आया था। ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज़ कई बार पूछ चुके हैं ये लोग, स्मार्ट विलेजेस बचा हुआ है अभी, तो पूछ सकते हैं। तो स्मार्ट सिटीज़ एम टू इन्हेंस ईज ऑफ लिविंग। क्या उद्देश्य है स्मार्ट सिटीज़ का? कि जो आपके रहन सहन है, जीवन है, जीवन यापन को और आसान बनाना है। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग बाय इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड बाय सिटीज़ इन इंडिया। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि स्मार्ट सिटी कहना क्या चाहते हैं आपके साथ। वो ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे करेंगे? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करके और जो शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें और बढ़ोतरी करके। ठीक है, ये हो गया स्मार्ट सिटी का बेसिक आइडिया। कोई टेक्निकल डिफिनीशन आपको नहीं लिखनी स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी सिर्फ यही है कि इनका उद्देश्य ही यही है कि आपकी ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, आपके रहने के तरीके, आपके जो रहने की सुगमता है, सुगमता नहीं कहेंगे, जो आपकी सहजता है उसको और अच्छा कर दें। ठीक है, तो इट सीक्स टू एम्पावर सिटीज़, शहरों का सशक्तिकरण करना है,
टू रिस्पॉन्ड टू एस्पिरेशन ऑफ अर्बन इंडिया, जो अर्बन इंडिया के हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, तो हमारी आकांक्षाओं पे, शहरी भारत की जो आकांक्षाएं हैं उसके प्रति खरा उतरने के लिए शहरों को सशक्त बनाने की प्रयास है। कर तो यही रहा है ना कि सीसीटीवी लगा करके, रोड अच्छा करके, ट्रैफिक कंट्रोल बढ़िया करके, पोल्यूशन कम करके क्या करना चाह रहा है? आपके जीवन यापन को और अच्छा बना रहा है, आपकी जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली काम यही कर रहा है। ठीक है। हाउ एवर इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, हालांकि बढ़ता शहरीकरण और उससे संबद्ध जो समस्याएं हैं, उन्होंने योजनाकारों को यह आभास दिलाया है कि स्थायी शहरीकरण और स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांवों को विकसित किए बिना सफल नहीं हो सकते। ठीक है। जो शहरों की दिक्कतें, उन्होंने प्लानर्स को ये खबर दिया, प्लानर्स को एक तरीके का आइडिया दिया कि जब तक हमारे स्मार्ट विलेजेस नहीं डेवलप होंगे हम स्मार्ट सिटीज़ की परिकल्पना कर ही नहीं सकते। अब हम स्मार्ट विलेजेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, तो अभी समस्या क्या है स्मार्ट हमारी सिटीज़ में, क्या क्या दिक्कत है? जो हमारे जो पैटर्न है अर्बनाइजेशन का, वो बहुत बुरा है। पैटर्न क्या है कि टॉप 6 जो हमारी सिटीज़ हैं, टॉप 6 का मतलब क्या है? पॉपुलेशन वाइज जो टॉप 6 सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इस तरीके से, जो चेन्नई, तो जो टॉप 6 सिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स कोलकाता, ये मैक्सिमम इंडियन अर्बन पॉपुलेशन को होल्ड करती हैं। मतलब पहले तो जितने भी लोग शहर जा रहे हैं उसमें से भी मैक्सिमम इन 6 शहरों में ही जा रहे हैं। आप खुद अपना एग्जांपल लीजिए कि आप, हो सकता है उत्तर प्रदेश के कोई छोटे गांव से, छोटे शहर से निकले हों, तो आप भी आ जाओगे दिल्ली। कोई लखनऊ वाला है उसको भी दिल्ली में ही काम मिल रहा है, और कोई आजमगढ़ से निकला उसको भी दिल्ली में काम मिल रहा है, कोई किसी और छोटे गांव में निकला महाराष्ट्र से उसको भी मुंबई जाना है, और जो मुंबई के अगल बगल वाला एरिया वाला बंदा है उसको भी मुंबई जाना है। बेसिकली सबको इन बड़े शहरों में ही सबका काम चल रहा है। तो हमारे जो छोटे शहर हैं वो उतने फंक्शनल कैपेसिटी उनकी उतनी अच्छी नहीं है। ये बेसिकली हमारा पैटर्न को बता रहा है कि हमारा अर्बनाइजेशन जो है वो पैटर्न कितना गड़बड़ है। अब जब मैक्सिमम जनता इन शहरों में ही अटकी पड़ी है तो इसकी वजह से अनप्लान्ड एरियाज बन जाते हैं। यहाँ पे अनियोजित आकृति इन शहरों की होगी, मलिन बस्तियों का डेवलपमेंट होगा। मलिन बस्तियों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आपको पता है, इस पर एक सवाल हम बनाएंगे, थोड़ा अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ थियरीज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है। स्लम्स और स्क्वाटर के बारे में बात करेंगे, मलिन बस्तियों के बारे में बात करेंगे, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आप लिख सकते हो कि PLFS का मतलब है, ये लिखा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS होता है, ये बताता है अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये कहता है कि इंडिया में विलेजेस में अनएम्प्लॉयमेंट 5% थी। गाँवों में अगर आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट दर तो वो 5% है, वहीं शहरों में बेरोजगारी दर कितनी है? 7.8%। ये अंतर देख रहे हैं आप, 5%, 7.8%। गाँव में कम क्यों है? क्योंकि गाँव से लोग भाग रहे हैं शहरों की तरफ, और शहर में इतना ज़्यादा मात्रा में आ गए, लेकिन शहर क्या करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में फेल हो गए हैं। तो यहाँ पे 7.8% आपको दिखता है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सामाजिक आर्थिक समस्याएं इससे होगी। सामाजिक समस्याएं क्या है? क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ज़बरदस्ती माइग्रेट करने को आदमी अपना घर छोड़ने को मजबूर है, सामाजिक समस्या ही है। वहाँ पे उसकी माँ, उसके बूढ़े माँ बाप गाँव में परेशान होंगे और उस आदमी को ज़बरदस्ती शहर में नौकरी करने जाना पड़ता है। हो सकता है गाँव में एक ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहा होगा, लेकिन शहर में उसको एक स्लम्स में रहना पड़ सकता है, एक और बुरी ज़िंदगी जीनी पड़ सकती है। ठीक है। प्लस कुछ और सोशल दिक्कतें क्या हैं? आप उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जाते हो, तो महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं वो भी कम ही है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है लेकिन कम है। तो वहाँ के लोगों को ये लगता है कि हमारी जो नौकरियाँ हैं वो खाने आ गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सन ऑफ द सॉयल, सन ऑफ द सॉयल मूवमेंट कहते हैं इसको। कि इन लोगों को ये लगता है कि जो मिट्टी के लाल है ना, जो हमारी इस मिट्टी के लाल है, महाराष्ट्र की मिट्टी के लाल, उनका पहला अधिकार है यहाँ की नौकरियों पे, यहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर। तो इसलिए सन ऑफ द सॉयल मूवमेंट होते हैं। और जो माइग्रेट करके लोग गए हैं उनको एक तरीके का सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। उस अपने ही देश के अंदर दूसरे राज्य में आपको एक सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। तो यह क्या है? ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं आपके फोर्स्ड माइग्रेशन की। ठीक है। अब इन सब का सोल्यूशन, अच्छा हाँ, अब हमने अभी तक देखा कि शहर में क्या क्या समस्या है और क्यों गांव से लोग भाग रहे हैं। गांव में क्या क्या समस्या है कि 80% जो फार्मर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। रूरल गरीबी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। 5% गाँव में भी क्या है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट दर है।
अनसस्टेनेबल विलेजेस बनते जा रहे हैं, डिस्ट्रेस माइग्रेशन मतलब फोर्स किया जा रहा है माइग्रेशन करने को लोगों को। तो यहाँ से क्या प्रूव करना चाह रहा है, हमने अभी तक इस पूरे क्वेश्चन को कैसे देखा कि हमने कहा कि स्मार्ट विलेजेस बनाना है, ठीक है, तो कहते हैं कि विलेजेस में आज की डेट में कुछ समस्याएं हैं उसको ख़त्म करो, सिटीज़ में जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करो। और इन दोनों समस्याओं को ख़त्म कैसे करोगे, स्मार्ट विलेजेस बना के। विलेजेस में जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म कर दो तो लोग शहरों की तरफ फोर्सफुली नहीं जाएंगे और उस प्रकार से शहर भी अच्छे हो जाएंगे, विलेजेस भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन के रूप में हमने क्या दिया, स्मार्ट विलेजेस। मैंने बताया था कि आपको मैं कुछ मॉडल बताऊंगा। पहला मॉडल है ओडुनथुरई गांव का। ओडुनथुरई गांव है तमिलनाडु का। प्लीज़ यूट्यूब पे एक वीडियो है ओडुनथुरई के बारे में, आप एक बार वो वीडियो देखिएगा। मैं इस वीडियो मैं अभी उतना अच्छे से आपको नहीं समझा सकता हूँ, जब तक अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो ओडुनथुरई के बारे में। स्मार्ट विलेज क्या होती है, एक परिकल्पना होती क्या हो सकता है, आपको मोटिवेशन मिले और आप अपने गांव में उसके तरीके का कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये ओडुनथुरई है तमिलनाडु में। और एक गांव है हसुरी, हसुरी औसानपुर आपके सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। हसुरी औसानपुर ये तो यूपी का है। ये डिजिटल विलेज है, ठीक है, डिजिटल विलेज है। इसका भी एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ा, वो देख लीजिए। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं यहाँ के जो सरपंच रहे हैं। तो दो तरीके के स्मार्ट विलेजेस हमारे पास आए हैं। एक डिजिटली स्मार्ट विलेज है, इसका नाम है हसुरी आसनपुर या औसानपुर, ये सिद्धार्थ नगर में उत्तर प्रदेश के आपके। और दूसरा ओडुनथुरई तमिलनाडु में। इनके बारे में आप पढ़िए, इनको आप ज़रूर एक बार वीडियो देखिए। इसमें स्मार्टनेस किस किस चीज़ के लिए स्मार्टनेस है। बेसिकली ये लोग करते क्या हैं, ये फोकस करेंगे कि गांव से जो भी रीज़न है माइग्रेट करने के फोर्सफुली, उसको कम किया जाए। गांव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ, गांव को सस्टेनेबल बनाओ, ठीक है। गांव की खेती को अगर ऑर्गेनिक कर दो तो आपको जितना पैसा मिल रहा था उससे दुगना मिलेगा। उससे दुगना मिलेगा तो लोग गांव पे अपनी खेती में ही ज़्यादा मतलब संलग्न होना चाहेंगे, ना कि शहर में जाके मजदूरी करना। तो खेती को अगर हम अच्छा कर देते हैं तो वो काम किया सकता है। एनर्जी के लेवल पे गैस वैस महंगा है अगर, तो एनर्जी के लेवल पे जो गांव का पूरा वेस्ट है अगर उसको हम कन्वर्ट कर दें एनर्जी के रूप में, तो वो काम किया सकता है। आप अपना गांव देखिए, क्या आपके गांव में विंड एनर्जी अच्छी है, सोलर एनर्जी? अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके गांव में सोलर एनर्जी की कमी नहीं होगी, है ना। साल के कितने महीने हम लोग को प्रॉपर सनलाइट मिलती है। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी को यहाँ पे एनर्जी के लिए यूज़ किया सकता है पूरे गांव के लिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो आप बेच सकते हो पावर ग्रिड को, उसके थ्रू आपके गांव में कुछ इनकम आ सकती है। आप डिजिटल सोल्यूशंस ला सकते हो। जैसे आप अगर ये हसरी औसानपुर का एग्जांपल लेंगे तो इन्होंने क्या कर रखा है कि पूरे गांव में हर खंबे वंबे पे बीच बीच में इन्होंने सीसीटीवी लगा रखा है। उससे गांव में क्राइम रेट विमेंस के प्रति बहुत कम हो गया है। उसके अलावा इन्होंने लाउड स्पीकर्स लगा रखे हैं। लाउड स्पीकर्स के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पर गांव में जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही होती हैं, उन स्कीम्स का प्रसारण लगातार हो रहा होता है। गांव में इन्होंने कई सारी जगह स्क्रीन लगा रखी हैं, स्क्रीन पे उस स्कीम्स के बारे में लोगों को समझाया जाता है। गांव में एक पूरा कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। वहाँ पे गांव पे जो बिजली है, बिजली का कौन सा ग्रिड काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस सेक्शन में सीसीटीवी से आप देख सकते हो कहाँ क्या क्राइम हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से डिजिटली किस तरीके से इन्होंने स्मार्ट किया है और ओडुनथुरई में किस तरीके से पूरा स्मार्ट विलेज की परिकल्पना की गई है, वो आप देखिए। और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मार्ट विलेजेस जो हैं स्मार्ट सिटीज़ को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये सवाल एक तरीके का होम असाइनमेंट आपके लिए है। आगे हम बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ मेंस के लिए तैयारी कीजिए, तभी आप सेलेक्ट होंगे। सिलेक्शन लेना है भाई, सिर्फ प्रीलिम्स निकाल करके हीरो नहीं बनना है, हमको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। उद्देश्य ये मान के चलना है कि प्रीलिम्स से पहले पहले हमको अपने मेंस के मैक्सिमम जितने शब्द लिखे हुए हैं, जितने शब्द, मेरे बात सुनिए, जितने शब्द लिखे हुए हैं आपके सिलेबस में, उन सब पे एक एक सवाल, एक एक दो दो सवाल कर लेना है, ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी पूछे तो मेरे पास आइडियाज़ रहें। और बिलीव में इतना अगर आप कर लेते हो तो आप अच्छी खासी स्थिति में रहेंगे मेंस लिखते समय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।